गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रखर सर जहाँ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो भाई आज संडे है और टेस्ट का दिन है, ठीक है। मैथ्स का टेस्ट हो चुका है अभी, अब रीजनिंग की बारी है, ठीक है। तो रीजनिंग में हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ो इसे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पढ़ो इसे और इसका आंसर दो। बोले दे रहा हूँ, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बालकों की एक पंक्ति में, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बालकों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां और सी दाएं छोर से 16वां है। ए बाएं छोर से 16वां है और सी दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में बी जो ए के दाएं ओर चौथा है और सी के बाएं ओर पांचवा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पंक्ति में कितने बालक हैं। इसका आंसर दो फटाफट, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। देखो भाई कैसे होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करो आप और चेक करो आंसर सही आया है या नहीं आया। देखो इधर भाई, उत्तर दिशा की ओर मुंह है, बालकों की पंक्ति है, ए जो दिया हुआ है वो बाएं छोर से 16वां दिया है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपका ऑर्डर और रैंकिंग से क्वेश्चन आएगा तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? एक तो रैंक जो होती है वो डिस्टेंस के इक्वल होती है और एक पर्सन जो होता है, पर्सन जो होते हैं वो डिस्टेंस से 1-। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। बताया था ना मैंने ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। अब देखो भाई, पंक्ति है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो छोर होंगे, एक होगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, एक होगा राइट और राइट मतलब दायां, ठीक है। अब मुझसे ये पूछा गया है, मुझसे ये कहा गया है कि ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। भाई बायां छोर ये है, मैंने ए को यहाँ बिठाया और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रैंक दी गई है वो कितनी दी गई है, 16 दी गई है। रैंक दी गई है मतलब क्या दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है। और फिर कह रहा है और सी दाएं छोर से 16वां है, यानी सी को मैंने यहाँ बिठाया, दाएं छोर से कितने स्थान पर हो गया, 16वें स्थान पर हो गया। अब उसने एक बात बोली है कि पंक्ति में बी जो ए के दाएं ओर चौथा है, अब ए के दाएं ओर मतलब इस साइड और सी के बाएं ओर पांचवा है, यानी सी का बायां इस साइड। नहीं यही बात समझ भाई, ये ए उत्तर की तरफ इसका मुंह है तो इस साइड इसका दायां जाएगा, राइट जाएगा, इस साइड क्या जाएगा, बायां जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करें तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अब मैंने बी को यहाँ पे बिठाना है, बी की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी गई है कितनी दी गई है, 4 बोला है ना। बी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कितना है, चौथा, और सी के बाईं ओर कितना है, 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की रैंक कितनी दी गई है, 5 दी गई है। अब मुझसे बोला गया है कि पंक्ति में कितने बालक हैं, तो पंक्ति में कितने बालक हैं मतलब पर्सन बताने हैं। क्या बताने हैं, पर्सन बताने हैं। और पर्सन होता क्या है, डिस्टेंस से 1 माइनस, डिस्टेंस से 1 माइनस कर दो। तो देखो लेफ्ट हैंड से लेके ए तक की जो रैंक डिस्टेंस है वो 16 है ना, और ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, बी से लेके सी तक की जो रैंक है वो कितनी है, 5 है, और सी से लेके राइट हैंड तक की डिस्टेंस कितनी है, 16 है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है ना सभी को। अब देखो 16 कितना, 32 और 32 में 9 और जोड़ने हैं, कितना हो जाएगा, 41, कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। अब
ये क्या निकल के आई है, ये हमारी क्या निकल के आई है बेटा, ये डिस्टेंस निकल के आई है। हमें बताना क्या है, पर्सन बताने हैं। पर्सन बताने हैं तो आप एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आई। अच्छा टेस्ट है, ऑप्शन नहीं दिए है ना, कोई नहीं, पहले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं दे पाए थे, अब से मैं ऑप्शन दूंगा। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ऑप्शन मिलेंगे। आपका आंसर आ गया, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, विषम छांटिए। विषम छांटिए। पहला दिया गया है प्रशासक, दूसरा दिया गया है वकील, तीसरा दिया गया है डॉक्टर और चौथा दिया गया है इंजीनियर। बताइए भाई, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें से विषम है, विषम छांटना है। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो भाई, विषम छांटना है, कैसे निकालेंगे भाई, तीन एक तरह से समान होंगे, कोई ना कोई तरीका होगा, तीनों में लग रहा होगा, ठीक है, चौथा एकदम अलग होगा। तो मैंने अगर देखा, मैंने कहा वकील जो होता है, डॉक्टर जो होता है और इंजीनियर जो होते हैं, इन तीनों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भाई, डिग्री की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, डिग्री के लिए। डॉक्टर की भी डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए भी आपको डिग्री चाहिए, और अगर आपको वकील बनना है तो उसके लिए भी आपको एक डिग्री चाहिए। लेकिन प्रशासक के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बताओ बात समझ में आई। प्रशासक बनना है तो आपको किसी भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, विषम छांटना है हमें। तीसरे क्वेश्चन में भी विषम छांटना है। विषम बताइए। पहला दिया गया है हमें 369, दूसरा दिया गया है 462, तीसरा दिया गया है 761 और चौथा दिया गया है 862। बताइए बेटा, विषम छांटना है, विषम बताना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है 369, 462, 761 और 862। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन, सभी लोग अपना अपना आंसर दें फटाफट। सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ, पैट से रिलेटेड है। यूपी पैट जो 20 अगस्त को होने वाला है ना, 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, इससे आगे ना इससे पीछे। ठीक है, आज पूरा का पूरा टेस्ट जो होगा वो पैट से रिलेटेड टेस्ट है, यूपी पैट के लिए। ठीक है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरा है, जिसका एग्ज़ाम है 20 तारीख का, वो इस टेस्ट को सॉल्व करेगा। ठीक है, और जिसका एग्ज़ाम नहीं है वो भी सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। ठीक है, चलो भाई देखो कैसे। अब देखो इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर चेक करें। देखो मेरे पास 369 लिखा हुआ है, 369। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट पहले वाले लेटर और लास्ट वाले लेटर का डिफरेंस करूँ, 9 में से अगर मैं 3 घटा दूँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, वो कि बीच में लिखा हुआ है, लिखा है। ऐसे ही 462 यानी 4, 6 और 2, यानी इसने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा है, 4 + 2 करके 6 लिखा है बीच में। अब मेरे पास आया 761। अब मैं 7 का और 1 का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो 6 आएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। उसके बाद
8 6 2, यानी कि 8 का और 2 का अगर मैं डिफरेंस करूँगा 6 आएगा, वो के बीच में लिखा हुआ है। तो भाई कौन सा अलग हो गया? सेकंड वाला। कौन सा अलग हो गया? सेकंड वाला। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, हटा दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी आपका विषम छांटने वाला है। देखो भाई कैसे क्वेश्चन लिखो। एक चौथा क्वेश्चन लिखो। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है 26 126। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 65 513। तीसरा ऑप्शन दिया है 10 27 और चौथा ऑप्शन दिया है 17 65। 17 65। बताइए भाई इसका आंसर। इसका आंसर बताइए सभी लोग। लगाओ दिमाग। रीजनिंग का मतलब ही है भाई दिमाग लगाना। दिमाग है तो लगाओ, है ना। अगर दिमाग है तो यूज करो, है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लगाओ दिमाग। देखो भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो इसमें विषम क्या है, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये 25 के आसपास है, ये 125 के आसपास है ना। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मेरा होता है 25। कितना होता है? 25। और अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो बनेगा 26। और अगर मैं 5 का क्यू करूं तो होता है 125 और 1 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 126। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? फिर मैंने देखा 65 513, यानी कि अगर मैं अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं, 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 65। और अगर मैं 8 का क्यू करूं तो होता है 512 और 1 ऐड कर दूं तो हो जाएगा 513। सी वाला देखा मैंने 10 है, यानी कि 3 का स्क्वायर करूँ बनेगा 9 में 1 ऐड किया तो 10, और 3 का अगर मैं क्यू करता हूँ तो बनता है मेरा कितना 27, और 1 ऐड करूँगा तो होना चाहिए क्या 28, लेकिन यहाँ क्या दिया है 27। ये दो आपके सेम पैटर्न लगे। देखो इसमें भी सेम पैटर्न ही होगा। जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर करता, 4 का स्क्वायर होगा 16, 1 जोड़ूंगा तो बनेगा 17, और 4 का क्यू करूँगा तो बनेगा 64, और 1 जोड़ूंगा तो 65। लेकिन इसमें 1 नहीं जोड़ रहा। अगर 1 जोड़ेंगे तो 28 आना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है 27। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। बताओ आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, हटा दें। चलो भाई, पेट में सेग्रीगेट एक टॉपिक आया है, सेग्रीगेट, है ना। तो सेग्रीगेट का मतलब यही होता है विषम छांटिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5वां क्वेश्चन देखो भाई, विषम छांटना है RGTF, दूसरा MLOK, तीसरा CTES और चौथा VDZC। बताइए VDZC, बताइए आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5वां, आंसर चाहिए सभी से। देखो भाई कैसे करेंगे। देखो भाई R है, R का मतलब किस पे आता है 18 पे, G किस पे आता है 7 पे, T किस पे आता है 20 पे, और F किस पे आता है 6 पे। सारी प्लेस वैल्यू लिख लो। 13 12 15 11 3 20 5 19 और 22 4 26 और 3। ठीक है, तो आपने देखा 7 से हो रहा है 6, एक घटा रहा है। क्या कर रहा है? एक घटा रहा है। 12 से हो रहा है 11, एक घटा रहा है। 20 से हो रहा है 19, एक घटा रहा है। 4 से हो रहा है 3, एक घट रहा है। यानी सब में एक एक घटे हैं अभी। फिर मैंने देखा 18 से हुआ 20, 2 जोड़े। 13 से हुआ 15, 2 जोड़े। 3 से हुआ 5, 2 जोड़ रहा है। और 22 से हो रहा है 26, इसमें कितने जोड़ दिए? 4 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 4 जोड़े हैं। तो इसका आंसर क्या बन के आएगा बेटा? चौथा।
बताओ, क्लियर है? समझ में आई बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हटा दें? अगला क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन हो गए है ना, 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, 5 हो गए, 6वां देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइज को BHSPDRHM लिखा जाता है तो उसी भाषा में DESTINED को क्या लिखेंगे? ऑप्शन ले लो बेटा इसके। पहले नंबर का ऑप्शन है तुम्हारा SRDCCDMH, दूसरा है SRDCEFOJL, तीसरा है UTFECDMH और चौथा है UTFEEFMH। ठीक है, बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। देखो समझ लो, बहुत लोगों का हो चुका होगा। ORGANIZE ऑर्गेनाइज को क्या लिख रहा है? BHSPDRHM। ठीक है, अब मुझसे किसका पूछा है? डेस्टाइन, DESTINED, इसका हमसे पूछा है। क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखो O आता है किस पे? 15 पे, R 18 पे, G 7 पे, A 1 पे, N 14 पे, I 9 पे, S 19 पे और E 5 पे। B आता है 2 पे, H आता है 8 पे, S आता है 19 पे, P आता है 16 पे, D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, H आता है 8 पे, M आता है 13 पे, M आता है 13 पे। अब देखो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। देखो भाई इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, लगाओ दिमाग। तो देखो भाई, इसको आप क्या करेंगे? बीच में से तोड़ देंगे। आप क्या करेंगे? बीच में से तोड़ देंगे। तो आपने देखा 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 7 में 1 जोड़ा 8 हो गया, 18 में 1 जोड़ा 19 हो गया, 15 में 1 जोड़ा तो 16 हो गया। इस साइड उसने क्या किया? +1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 5 से 4, 19 से 18, 9 से 8 और 14 से 13। इधर साइड क्या कर दिया उसने? -1 कर दिया है। यानी कि बीच में से काट के क्रॉस में एक तरफ +1 और दूसरी तरफ -1 करना है। जो आप यहाँ कर रहे हैं वही आपको इसमें कर देना है। तो देखो बीच में से तोड़ दो, ये 4 पे, ये 3 5 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 14 पे, ये 5 पे और ये 4 पे। तो एक साइड +1 करेंगे तो 20 का होगा 21, 19 का होगा 20, 5 का होगा 6, 4 का होगा 5। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 14 का रह जाएगा 13, 9 का हो जाएगा 8। 21 पे आता है U, 20 पे आता है T, 6 पे आता है F, 5 पे आता है E, UTFE। देखो UTFE क्या मिल रहा है? इन दोनों में मिल रहा है। ये दोनों तो होंगे नहीं अब इसके बाद E या C, इस पे आया C, D और M और H, CDMH। ऑप्शन नंबर 3। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ये कोडिंग डिकोडिंग से था, है ना। स्टार्टिंग के जो मैंने कराए 2-3 क्वेश्चन कराए थे। पहला क्वेश्चन तो आपका ऑर्डर रैंकिंग से ही आ गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 7वां, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन देखो। यदि ए की जगह 26, ए की जगह 26 कॉमा बी की जगह 25 और इसी प्रकार आगे जेड की जगह 1 लिखा जाए तो WAXY के मान का योग क्या होगा? के मान का योग क्या होगा? ऑप्शन है आपके 33, 37, 73 और 35। बताइए। आंसर बताइए फटाफट सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? ए की जगह पे 26, बी की जगह 25 और इसी प्रकार आगे जेड की जगह पर 1 लिखा जाए तो WAXY वैक्सी का मान का योग क्या होगा? के मान का योग क्या होगा? तो देखो भाई, WAXY की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब यानी कि अगर ए की प्लेस वैल्यू 1 है लेकिन उसने दी कितनी है? 26, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है लेकिन दी कितनी गई है? 25, है ना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, देखो थोड़ा ऊपर लिख दिया है, देखो नीचे से देख लो। ए की होती है 26 और बी की दे दी है 25, लेकिन इनकी होती कितनी है? 1 होती है। आप इसको 27 में से ही तो माइनस करके 26 लिख रहे हो। या आप ऐसे कह सकते हो कि ए का अपोजिट जेड होता है और बी का अपोजिट वाई होता है। 26 पे जेड आता है और 25 पे वाई आता है, यानी इनके अपोजिट ही तो लिखने हैं। यानी W का अगर मैं अपोजिट करूँगा तो कितना आएगा? D। ए का अपोजिट करूँगा तो Z, X का अपोजिट करूँगा तो B और Y का अपोजिट X का अपोजिट करूँगा तो C और Y का अपोजिट करूँगा तो B। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो अब। 4, 26, C की 3 और B की 2, जोड़ लो सबको। 26 और 4 30 तो 3 33 और 2 35। ये इसका आंसर है। बताओ, कोई दिक्कत किसी को सवाल में? सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हटा रहा हूँ मैं इसे। सात क्वेश्चन हो गए आपके, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन है, सरिता का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा मेरे पुत्र का पिता इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। महिला का रमेश से क्या संबंध है? महिला का रमेश से क्या संबंध
है। महिला का रमेश से क्या संबंध है? और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है माँ, चाची, बुआ, माँ, चाची, बुआ और मौसी। बताइए, इसका आंसर आना चाहिए सभी का, सभी का सही आंसर होना चाहिए इसका, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन है, सरिता का परिचय कराते हुए रमेश कह रहा है, भाई सरिता का परिचय हो रहा है और कह कौन रहा है? रमेश कह रहा है। दोनों को अलग से लिख लिया करो, ठीक है। क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र का पिता, रमेश कह रहा है तो रमेश की बात चल रही है और रमेश के पुत्र ये हो गए और उनका पिता खुद कौन हो गया? रमेश। मेरे पुत्र का पिता, ये जो है अब इनकी बात चलने लगी। रमेश अपनी खुद की बात कर रहे हैं। इस महिला के इकलौते भाई, इस महिला का यानी कि सरिता का जो भाई होगा, सरिता का जो भाई होगा, सरिता का भाई ये हो गया, इस महिला के इकलौते भाई सरिता के भाई का पुत्र है, यानी ये कौन है? इनका पुत्र है रमेश, ठीक है। अब उसने कहा महिला का रमेश से क्या संबंध है? महिला का रमेश से, महिला की जगह तुम सरिता भी कर सकते हो, महिला लिखो यहाँ पे महिला, सरिता की जगह आप महिला कर लो, गलत हो गया। महिला का परिचय कराते हुए रमेश ने कहा मेरे पुत्र का पिता इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। महिला का रमेश से क्या संबंध है? महिला का रमेश से क्या संबंध है? चलो कोई नहीं, यहाँ महिला लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे सरिता लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है सरिता का परिचय करा रहा है, करताते हुए उसने कहा है रमेश ने कि मेरे पुत्र का पिता, मेरे पुत्र का पिता, यानी किसकी बात हो गई? रमेश की खुद की बात हो गई। इस महिला के इकलौते भाई का पुत्र है। महिला क्या? इकलौते भाई ये हो गए और उनका पुत्र कौन है? रमेश है। महिला का रमेश से क्या संबंध है? महिला कौन है रमेश की? भाई बुआ है, साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। कौन है? बुआ। आया समझ में? कोई डाउट किसी का? कुछ नहीं है सवाल में, हो जाएगा, बुआ निकल के आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वें क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। उसके बाद दिया गया है ए प्लस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। हमें क्वेश्चन बताना है तो P गुणा Q माइनस T प्लस R में T का P से क्या संबंध है, क्या संबंध है। और ऑप्शन है आपके माता, दूसरा फादर इन लॉ, तीसरा मदर इन लॉ और चौथा मदर इन लॉ फादर इन लॉ। ये ऑप्शन आपके, ये आपके ऑप्शन है। बताइए भाई क्या आ रहा है आंसर। तो देखो इधर भाई P गुणा Q की बात हो रही है। P गुणा Q का मतलब क्या है? P Q की कौन है? पत्नी। P को पत्नी बना दो, किसकी? Q की।
यानी क्यू पति हो जाएगा। क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी का मतलब क्या है, क्यू जो है वो टी का कौन है, क्यू टी का कौन है, पुत्र है। थोड़ा नीचे से बना ले रहा हूँ, पी सही है, दिखाई दिया, दे रहा है ना दिखाई भाई। P गुणा क्यू, P गुणा क्यू का मतलब क्या है, P क्यू की पत्नी है, P को पत्नी बना दिया क्यू का। उसके बाद कह रहा है क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी का मतलब क्यू टी का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका है, टी का है। उसके बाद T प्लस आर, T प्लस आर का मतलब क्या है, T जो है भाई है किसका है, R का है, T भाई हो गया किसका, R का। ठीक है, अब कह रहा है कि T का P से क्या संबंध है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पे का लगा होता है उससे कौन बोलते हैं, यानी T कौन है, P का। तो T कौन है भाई, P का, T कौन है, P का, T के पति और पति के पापा। पति के पापा कौन होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं। पति के पिताजी कौन होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं, यानी ससुर साहब होते हैं। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं है सवाल में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए, 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन देखो भाई। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने, 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन हुआ तो मार्च 2000 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा, वह कितने जन्मदिन मनाएगा। और ऑप्शन है आपके 10, ऑप्शन है आपके 11, फिर है आपका 39, चौथा है 40। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग फटाफट। भाई 1960 के फरवरी के महीने के अंतिम दिन में हुआ है। 1960 क्या है, 1960 क्या चीज़ है, एक लीप वर्ष है। 1960 क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष का अंतिम दिन फरवरी महीने का अंतिम दिन, फरवरी महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा, 29 होगा, है ना। फरवरी महीने का अंतिम दिन 29 तारीख होगी कि नहीं होगी 1960 में, यानी कि 1960 में उसका जन्म हुआ है। 1960 में उसका जन्म हुआ है, कब, 29 फरवरी का। अब जो 29 फरवरी आएगी वो कब आएगी भाई, 1964 में आएगी। हर 4 साल बाद आती है, 1964 में आएगी। 1964 के बाद किस में आएगी भाई, 1968 में आएगी, फिर 1972 में आएगी, फिर 1976 में आएगी, फिर 1980 में आएगी, फिर 1984 में, उसके बाद 1900 और 4 जोड़ दो 88 में, उसके बाद 1992 में, फिर 1996 में, फिर 1996 हो गया, उसके बाद 2000 में। ठीक है, बात आई समझ में। तो मार्च 2000 तक उसने कितने जन्म दिवस मनाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जन्म दिवस मना लिए, 10 जन्म दिवस मना लिए। ठीक है, केवल हमें लीप ईयर काउंट करने हैं और कुछ नहीं करना, केवल और केवल लीप ईयर काउंट करो, आंसर लो। ठीक है, आ गया होगा समझ में। एक बार फिर से देख लो भाई, 1960 में हो रहा है, 1960 में जन्म हो रहा है, तो पहला जन्म दिवस जो बनेगा वो 1964 में जाके बनेगा। ठीक है, पहला जन्मदिन जो बनेगा वो 1964 में जाके बनेगा, दूसरा जन्मदिन जो बनेगा वो 1968 में। ऐसे ही 4-4 का गैप करते जाओ और 2000 तक जाना है, 2000 तक ही तो जाना है। तो 2000 तक वो कितने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जन्मदिन बनेंगे, 10 जन्मदिन बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 8 कितने हो गए? 8। 9वां क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच किस समय, 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। और ऑप्शन है आपके 4:229 4:22, 4:240 और 4:241। ये आपके ऑप्शन है 4:241। इसका आंसर दो। 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? जब मैंने घड़ी का चैप्टर आपको कराया था तब मैंने इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला बताया था, याद है? भूल गए भाई? 2/11 A1 ± A2। याद आया कुछ? 2/11 A1 यानी क्या होता है? A1 पहला समय गुणा बाई 30 ± दिया गया कोण, यही तो होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? है ना, फॉर्मूले में फिट कर दो। देखो भाई 2/11 A1 पहला समय कितना है? 4 गुणा बाई 30 ± दिया गया कोण। अब एक साथ होने की बात आ रही है। एक बात बताओ, घड़ियाँ जब एक साथ होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो 2/11 गुणा 4×120, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो 240/11। कितने बचकर? 4 बचकर। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लो, इसे भी सॉल्व कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कथन दिया है आपको, एक कथन दिया गया है कि आप अपनी हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत करें, आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे। आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें। इसलिए हमारे साथ बचत करें। एक बैंक का विज्ञापन, एक बैंक का क्या है? विज्ञापन है। एक बैंक का विज्ञापन। पूर्व धारणा क्या दी गई है भाई? लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। पहली पूर्व धारणा है लोग विज्ञापन पढ़ते हैं। सेकंड, भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। भड़कीले नारे लोगों का ध्यान
आकृष्ट करते हैं। बताइए कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है, ये बताना है। कौन सी पूर्व धारणा सही है और कौन सी पूर्व धारणा गलत है, या कौन दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये हमें बताना है। बताइए। तो देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ क्या करें, बचत करें। और एक बैंक ने एक विज्ञापन दे दिया, बैंक ने एक विज्ञापन दे दिया। अब पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो भाई। पूर्व धारणा का मतलब आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा है। पूर्व धारणा यानी कि पूर्व में की गई धारणा, ठीक है, शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, पूर्व में की गई धारणा, ठीक है। यानी जो हम सोचते हैं, ठीक है। और जो जैसे अब एक आपको विज्ञापन दिया है, अब इस विज्ञापन देने के पीछे की सोच क्या रही होगी, हमें बस यही देखना है, ठीक है। हमें केवल सोच पकड़नी है। तो कोई भी अगर मैं विज्ञापन देने जाऊंगा तो क्या मैं कोई नेगेटिव थिंकिंग लेके जाऊंगा कि लोग विज्ञापन पढ़ते ही नहीं हैं, तो मैं क्यों विज्ञापन दूंगा फिर, एक बात बताओ, बात समझ में आ रही है ना। तो इस वजह से उसने बोला कि लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, और जब मेरे अंदर ये सोच रही होगी कि लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, इसी वजह से तो मैं विज्ञापन दूंगा जाके, इस वजह से पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर मैं ये सोच लूँ कि भड़कीले, अब ये बैंक का जो विज्ञापन है, अब बैंक ने जो विज्ञापन दिया है क्या सोच के दिया, क्या कि आप अपने हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे। एक भड़कीला नारा हो गया, लोगों को भड़काने वाला, उनका ध्यान आकृष्ट करने वाला नारा हो गया, ये उसने सोचा होगा। इस वजह से उसने ये वाला अपना एक क्या बना लिया, स्लोगन बना लिया। इस वजह से सेकंड वाला भी क्या होगा, सही होगा। मीन्स कहने का ये है कि हमें केवल और केवल कथन कहने वाले की सोच ढूंढनी है ना, कथन कहने वाले की सोच ढूंढनी है बस, ठीक, समझ में आया। इस वजह से यहाँ पे दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं हमारी क्या होंगी बेटा, सही होंगी। 10 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। उस वर्ष कौन सा दिन था, वह वर्ष का कौन सा दिन था, ऐसे लिखेंगे, वह कौन सा दिन था। ऑप्शन है सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। जो प्रथम गणतंत्र दिवस था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, ठीक है। उस वर्ष कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, तो मैंने आपको करने का तरीका बताया था कि आपको 5 चीज़ें उठानी होती हैं। पहला, दी गई तारीख लेना है, दी गई तारीख लेना है। दूसरा, महीने का कोड उठाना है, महीने का कोड उठाना है। तीसरा, साल के अंतिम 2 अंक लेने हैं, साल के अंतिम 2 अंक लेने हैं। चौथा, साल के अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष, साल के अंतिम 2 अंक में लीप वर्ष, और फिर लेना क्या होता है, शताब्दी कोड। ये 5 चीज़ें लेनी है भाई, ये 5 चीज़ें आपको उठानी है बस। दी गई तारीख, महीने का कोड, साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष और शताब्दी कोड। दी गई तारीख होगी बेटा 26 आपकी,
अब कह रहा है महीने का कोड, भाई जनवरी है और जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने लिखा है। अब जिसको ये कोड नहीं पता वो कोड आपको कैलेंडर का मेरा टॉपिक पड़ा हुआ है यूट्यूब में वीडियो में, आप देख लेना, यूट्यूब की वीडियो में पड़ा हुआ है कैलेंडर, ठीक है, आप देख लेना 0 कैसे होता है। उसके बाद साल के अंतिम 2 अंक, साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं भाई, 50। और साल के अंतिम 2 अंकों में क्या, लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष हो जाएंगे हमारे कितने, 12। 4 का भाग दे के देख लो, 12 चौक 48। उसके बाद 1900 का कोड कितना, 0। इसको 7 से काट दो, 7 7 49, 1 रह जाएगा। इसको 7 से काट दो, 7 1 7 21, 5 रह जाएगा। इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 5 रह जाएगा। 5 और 5 10 और 1 11, और 11 में फिर से 7 से भाग दे दो तो बचेगा कितना, शेष 4। और 4 पर क्या आता है, गुरुवार आता है बेटा। तो उस दिन कौन सा दिन था, गुरुवार था। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 11 हो गए, 12वां क्वेश्चन। क्या कथन है, कथन क्या क्या कृषि खेतों में, क्या कृषि खेतों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। तर्क हमें दिया गया भाई, तर्क पहला क्या है, तर्क पहला दिया गया नहीं फसलों को कीड़ों से नुकसान होगा, कीड़ों से नुकसान होगा क्योंकि अपने जीवन चक्र के दौरान प्रत्येक फसल पर कीड़ों का आक्रमण होता है। तर्क नंबर सेकंड लिख लो। तर्क सेकंड क्या कह रहा है, हाँ इससे वातावरण प्रदूषित होता है और भूजल संदूषित होता है। भूजल संदूषित होता है। इसके बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए, का उपयोग किया जाना चाहिए। बताइए, कथन पूर्व धारणा करा दी, उसका एक क्वेश्चन हो गया। एक कथन तर्क का भी देख लो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में कहा है कि क्या कृषि खेतों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। तो तर्क फर्स्ट में क्या दिया, नहीं, फसलों को कीड़ों से नुकसान होगा क्योंकि अपने जीवन चक्र के दौरान प्रत्येक फसल पर कीड़ों का आक्रमण होता है, प्रत्येक फसल पर कीड़ों का आक्रमण होता है। और सेकंड कह रहा है हाँ, इससे वातावरण प्रदूषित होता है और भूजल संदूषित होता है, इसके बदले जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, बताइए। समझ लेंगे कि कथन तर्क के बारे में कैसे होता है। कथन तर्क, कथन और तर्क, यानी कि कोई भी तर्क की अगर बात की जाए तो कोई भी तर्क गलत नहीं होता, है ना। आप तर्क को कैसे समझ सकते हैं, कोई भी तर्क गलत नहीं होता, लेकिन हाँ, तर्क अकॉर्डिंग टू कथन दुर्बल होता है या प्रबल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है या प्रबल होता है। अब यहाँ पे सही और गलत का मतलब ये है कि कौन सा अगर सही है तो मतलब प्रबल है और कौन सा गलत है मतलब दुर्बल है, ठीक है, वही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो उसने बोला है कि क्या कृषि खेतों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध हो जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि फसलों को कीड़ों से नुकसान होगा। बात सही है, फसलों को किससे नुकसान होगा, कीड़ों से नुकसान होगा, क्योंकि अपने जीवन चक्र के दौरान प्रत्येक फसल पर कीड़ों का आक्रमण होता है। आप एकदम बात इसको क्या कहेंगे कि हाँ, ये एकदम प्रबल तर्क है कि आपको इसको क्या करना है, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक जो आपके कीटनाशक हैं उनको बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि हाँ, इससे वातावरण प्रदूषित होता है और भूजल संदूषित होता है। ये बात भी एकदम सही है कि भाई आप रासायनिक कीटनाशकों को डालोगे तो वातावरण प्रदूषित होगा और साथ के साथ भूजल संदूषित होगा। इसके बदले हमें जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप अगर जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो वो वहीं की वहीं पे, मतलब मीन्स जहाँ पे आपने डाला है तो वो उससे क्या होगा, वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, ये भाई सही होगा। तो दोनों के दोनों आपके प्रबल हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन पैट से रिलेटेड थे, यूपी पैट, ठीक है। इसमें अब अगला जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, है ना। और जो चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।